अच्छा जी, हमारी डिस्कशन इन्वेंट्री वैल्यूएशन के एरिया पे चल रही थी और कल हमने मेनली जो बात की थी वो पीरियोडिक और परपेचुअल अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री उस पर देखा था हमने। अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज में पीरियोडिक सिस्टम में कॉस्ट ऑफ इश्यूज इन्वेंट्री के कैसे डिटरमिन किए जाते हैं वो हमने इस सिस्टम के थ्रू देखा था। मतलब इसमें और एक चीज़ में और थोड़ा सा स्टेप अगर आगे ले जाता जी बेटा, आप लोगों से शेयर हो चुका हुआ है, ठीक है। तो उसमें बेटा उसको ख्याल करना है कि उसके मुताबिक जो जो इवेंट टेस्ट असेसमेंट्स हैं आपने उसके हिसाब से प्रिपरेशन को लेके चलना है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबके पास अवेलेबल है। और उसके मुताबिक हमारा CMA के टेस्ट कब से शुरू हो रहे हैं? थर्सडे कमिंग वीक से, ठीक है। एवरी थर्सडे देयर विल बी टेस्ट। और उसके बाद हमारी उसके अलावा क्या रूटीन है? असेसमेंट्स है। असेसमेंट्स है हमारी 3 टेस्ट के बाद एक असेसमेंट आया करेगी जो कि क्यूमुलेटिव हुआ करेगी, ठीक है। और इस तकरीबन जब हमारा डेट्स उस पर मेंशन है, टर्म टेस्ट है और फिर फाइनली इंशाल्लाह मॉक भी होगा। और फिर इस पर रिवार्ड सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैनेजमेंट की तरफ से हमारी मीटिंग हो रही थी कल, उसमें हमारे प्रिंसिपल साहब ने सजेस्ट किया कि दे वांट टू इंट्रोड्यूस रिवार्ड सिस्टम एज वेल। तो हर असेसमेंट के एंड पे मैडम रिवार्ड आ रहा है। बेसिकली हर असेसमेंट के एंड पे आपके जितने वीकली टेस्ट हुए हैं उनका वेट लिया जाएगा, असेसमेंट का वेट लिया जाएगा और हर सब्जेक्ट का टॉपर डिसाइड किया जाएगा और उसको इंशाअल्लाह रिवॉर्ड दिया जाएगा। बताओ आप कैफ 1 से लेकर कैफ 8 तक 8 सब्जेक्ट हैं, तो हर मंथ एंड पे 8 टॉपर्स निकला करेंगे जो कि मंथ की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बेस पे इंशाअल्लाह आया करेगा, ठीक है। तो कोशिश करना है अपने बेटा आप सब ने इस पे पार्टिसिपेट करें। और ये एक तरह का समझिए एक सिस्टम आपको दिया जा रहा है, एक आपकी रेगुलरिटी स्टडी में लाने के लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए, क्योंकि CA रेगुलरिटी और डिसिप्लिन के बगैर नहीं होता। अगर अभी तक आपको नहीं सीखा आपने ये बात तो सीख लीजिए। सबसे अहम चीज जो CA में चाहिए दैट इज रेगुलरिटी एंड डिसिप्लिन। हार्डवर्क हम कहीं अंधाधुंध करनी है वो बात नहीं है। मतलब आप आसानी से नॉर्मल लाइफ अपनी गुजारते हुए CA को कर जाते हैं, लेकिन रेगुलरिटी डिसिप्लिन के साथ। और रेगुलरिटी डिसिप्लिन में मैं कहता हूँ डिसिप्लिन में आपका सोने का टाइम, जागने का टाइम भी मैटर करता है। अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे डिसिप्लिन के साथ तो आप क्लास में फ्रेश नहीं बैठे हुए, पढ़ने बैठे हो मेंटली फ्रेश नहीं हो, अच्छा नहीं परफॉर्म करते आप। खाने पीने में डिसिप्लिन चाहिए आपका, टाइमली फूड नहीं लिया हुआ, आपका माइंड अच्छा काम नहीं कर रहा, वहाँ पे डिसिप्लिन चाहिए आपको। आपको स्टडी में रेगुलरिटी, क्लास में टाइम में आना, रोज का काम रोज करना। और इन सब करने के बाद भी आप आसानी से 6-7 घंटे अपनी फैमिली लाइफ, पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए निकाल पाते हो इजीली, ठीक है। मैडम कोई और बात आपने को कहनी हो? ठीक है, थैंक यू। बात परचेजेस में इससे मैंने ईयर 1 की कहानी तो बना ली थी, ईयर 2 की कहानी मैं थोड़ी सी आगे ले जाना मैं कहता हूँ उसको भी जरा आगे ले आके चले। पीरियोडिक में फिर होता क्या है कि हम ये इन्वेंट्री कैरी डाउन कर लेते हैं अगले साल में। तो ईयर 2 में आ गई इन्वेंट्री यहाँ पे। ये परचेज अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट होता है, क्लोज हो जाता है, ऐसा ही है। PNL में और चीजें भी आती हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, सेल्स आते हैं, ये भी वेल क्लोज हो जाता है, उसकी डिटेल में नहीं जाते, हम सिर्फ परचेजेस और इन्वेंट्री पे फोकस करके चल लेते हैं। अगले साल लेट्स अज्यूम आपने दोबारा ईयर 2 में फिर परचेजेस की और ये परचेजेस की आपने लेट्स अज्यूम इसके 1200 की। अब क्या होगा जी? पीरियोडिक में अब क्या होता है? दूसरा साल खत्म हो गया, ईयर 1 का PNL बन गया था, अब ईयर 2 के PNL की बारी आ गई। अब क्या होगा? ईयर 2 में आप इन्वेंट्री भी इधर लेके आते हो, PNL में ले जाते हो इन्वेंट्री, आप परचेजेस भी PNL में ले जाते हो। फिर वही कहानी कि अभी देखो स्टॉक पड़ा कितने का हुआ है, कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो आप यहां से क्लोजिंग स्टॉक नया क्रिएट करते हो, क्लोजिंग स्टॉक यहां पे क्रेडिट करते हो। लेट्स अज्यूम वो 150 का है, तो ये जनाब यहाँ पे आएगा आपका PNL से क्लोजिंग स्टॉक 150 का। तो आपका परचेज अकाउंट क्लोज हो गया, 1200 परचेजेस थी, 1200 PNL को ट्रांसफर किया, क्लोज हो गया। इन्वेंट्री ओपनिंग 100 था, PNL को क्लोज किया, क्लोजिंग PNL से क्रिएट हुआ जो कि कैरी डाउन हो जाएगा। और इस तरह आपका 250 पे ये अकाउंट भी आपका क्लोज हो रहा है। और ये ईयर 3 में आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन हो रहा है इन्वेंट्री 150 का, ठीक है। तो इस अंदाज में ये कहानी चलती रहती है आपकी कि
ओपनिंग स्टॉक किसी पीरियड का पीएनएल को ट्रांसफर किया जाता है, परचेजेस भी पीएनएल को ट्रांसफर की जाती हैं, और क्लोजिंग स्टॉक पीएनएल को क्रेडिट करके इन्वेंट्री को डेबिट कर दिया जाता है। सो इस अंदाज में कहानी पीरियोडिक की चलती रहती है। और फिर परपेचुअल पे हमने अकाउंट्स का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें हमने बेसिक ये फ्लो देखा था कि कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट की नेचर क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड की नेचर क्या है, किस तरह हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अकाउंट को वर्क इन प्रोसेस से प्रोडक्ट कंप्लीशन पे फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स से प्रोडक्ट की सेल पे पीएनएल को या कॉस्ट ऑफ सेल्स को कॉस्ट ट्रांसफर करते हैं। कोई सवाल कल के लेक्चर से? ये कुछ टर्म्स थी जिन पे हमारी डिस्कशन हुई थी, और फिर हम क्वेश्चंस पे बात शुरू करना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पढ़ लिया था, लेकिन अभी हमने उसकी डिस्कशन करनी है। अच्छा जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन 1 पे चलें? चलें जी, आ जाए जी, क्वेश्चन 1 पे आ जाए। ये है जी क्वेश्चन 1 जिसको हमने कल पढ़ लिया था, और हमने, अगर मैं ओवरव्यू आपको दूं, ओपनिंग स्टॉक, अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट ए की बात करते हैं, बी सी पे बात नहीं देखेंगे, वन प्रोडक्ट एट अ टाइम डील करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ए, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक की एनआरवी, फिर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर कितने यूनिट्स की हुई, इन यूनिट्स की कॉस्ट क्या थी, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, मतलब आपने जो यूनिट्स बेचे हैं साल में उनकी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट क्या रही, क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स हमारे पास हैं, इनमें डैमेज यूनिट्स कितने शामिल हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड ए का वेटेड एवरेज है, यूनिट कॉस्ट परचेज फ्रॉम द मार्केट, अगर मैं प्रोडक्ट ए बाजार से खरीदूं कितने का मिलता है, सेलिंग प्राइस, अगर मैं यूनिट ए बाजार में बेचूं तो कितने का बेच सकता हूं, यूनिट कॉस्ट टू रिपेयर डैमेज यूनिट्स, अगर मैं डैमेज यूनिट्स को रिपेयर कराना चाहूं तो कितना खर्चा लगता है, द कंपनी एस्टिमेट्स दैट सेलिंग एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 10% इन जनवरी 20x4। अच्छा जी, हम सिर्फ प्रोडक्ट ए पे फोकस करते हैं। हमने जो चीज सीखी थी, कल डिस्कशन में बात हुई थी, अगर हम टेबल बनाए इसका, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में मैं इस पे एग्जाम फॉर्मेट पे तवज्जो नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे और समझाने पे तवज्जो है, इसलिए फॉर्मेट मे नॉट बी यूजर फ्रेंडली, एग्जाम फ्रेंडली, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन में जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो मैं पूरे टॉपिक पे 100% ग्रिप होती है, मल्टीपल रिवीजन्स हो चुकी होती हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो चुकी होती है, तो हमारी कमांड क्वेश्चन पे और तरह की होती है। अभी जो कमांड नहीं, अभी हम लर्निंग फेज में हैं, तो इसलिए मैं इसका फॉर्मेट, एग्जाम फॉर्मेट नहीं बना रहा, मैं आपको इंस्ट्रक्टिव अंदाज में जो बेहतर फॉर्मेट मुझे जहन में आ रहा है इसका मैं उस पर लेके चल रहा हूँ। तो मैं जैसे भी सिर्फ प्रोडक्ट ए की बात करने जा रहा हूँ, बी सी डी पे हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट ए की बात करने चले। हमने एक चीज़ यहाँ पे सीख ली थी कि भाई हमें 5000 यूनिट 3000 यूनिट्स को लहदा लेके चलना है, ठीक है। तो मुझे जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन बतानी है, मुझे वैल्यू ऑफ 4700 यूनिट्स और वैल्यू ऑफ 300 यूनिट्स अलग-अलग लेनी, ठीक है। और ये वैल्यू मैं कैसे लूँगा, मैं कॉस्ट, एनआरवी और फिर वैल्यू जो कि होगी लोअर, इन दोनों में से लोअर होगी, और यहाँ पे मैं इसका सम कर लूँगा, तो ये मेरे पास इन्वेंट्री ए की वैल्यू आ जाएगी, राइट? यस सर। ठीक है जी, तो हमारे पास इन्वेंट्री ए की वैल्यू इस अंदाज में आएगी। मजीद आगे चलते हैं, चलिए अब हम कॉस्ट की पहले बात कर लेते हैं। कॉस्ट 5000 यूनिट्स में 4700 ठीक, 300 खराब। क्या इनकी कॉस्ट पर यूनिट में कोई फर्क होगा? नो, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये पैक, जो ठीक यूनिट है वो पैक हुए में, नहीं जो ऊपर खराब है वो पैक नहीं हुए हुए, या ठीक यूनिट पे ज्यादा पैसा लग गया, खराब यूनिट पे कम पैसा लगा, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। तो इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन वी अज्यूम पे सब पे पैसा बराबर लग गया, सबकी कॉस्ट बराबर है, तो कॉस्ट तो यहाँ पे पर यूनिट सेम होगी, या 4700 ज़रब का आएगा या 300 ज़रब का आएगा, ठीक है। तो अब वो कॉस्ट होगी क्या? एफको मेथड। अच्छा, एफको मेथड
मेथड में हमने जो एक्टिविटीज क्लास में की उसमें हमें डेट वाइज डाटा अवेलेबल था कि हमने इस डेट को ओपनिंग बैलेंस चाहिए था, इस डेट को ये यूनिट खरीदे, इस डेट को ये बेचे, इसको खरीदे, इसको इस्तेमाल की, इस तरह की कहानी थी। क्या यहाँ पे हमें डेट वाइज डाटा अवेलेबल है? जब डेट वाइज डाटा अवेलेबल नहीं है तो हम परपेचुअल अंदाज में एवरेज कॉस्ट नहीं निकाल सकते। क्लियर? हम परपेचुअल अंदाज में हम ट्रांजैक्शन वाइज ट्रांजैक्शन अपडेट करके एवरेज कॉस्ट नहीं निकाल सकते। तो हम इस केस में करते क्या है, हम पीरियोडिक एवरेज लेते हैं। समझ आ गई पीरियोडिक एवरेज की? पीरियोडिक एवरेज टर्म समझी भी है? जो फार्मूला आप हर रिसीट के ऊपर लगाते हो ना, वो सिर्फ पूरे साल में एक दफा ही लगेगा कि ये ओपनिंग स्टॉक था और ये हमारी प्रोडक्शन थी। तो जो था ना स्टॉक इन कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन हैंड प्लस कॉस्ट ऑफ यूनिट परचेज ओवर डिवाइड यूनिट्स इन हैंड प्लस यूनिट परचेज, या इस केस में प्रोड्यूस्ड कह लो, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो हम वहां पे तो था परपेचुअल में हर रिसीट के ऊपर लगाते थे फार्मूला, लेकिन यहाँ पे हर रिसीट रहता रहता तो है ही नहीं। सिर्फ एक पूरे साल की प्रोडक्शन एक फिगर दी हुई है, कितनी? 4000। तो ये फार्मूला सिर्फ एक दफा ही लगेगा। ठीक है, तो मैं इसकी वर्किंग बनाना शुरू करता हूँ। मैं वर्किंग 1 पे जाता हूँ, जैसे कॉस्ट के लिए। और कॉस्ट के लिए मैं पहले लेता हूँ एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। और इसका मैं फार्मूला जो बिल्ड करूंगा, अच्छा यहाँ पे अहम आपको तवज्जो से बात सुननी है। हमने जो फार्मूला पढ़ा था उसमें क्या लिखा होता था? वो तो स्टॉक इन यूनिट्स तो नीचे आ रहा होता था ना बेटा, डिनोमिनेटर में आता था। यूनिट्स तो डिनोमिनेटर में आते थे, न्यूमरेटर में क्या आता था? कॉस्ट। कॉस्ट इज नॉट द राइट वर्ड नाउ, वैल्यू, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस, अब हर जगह वैल्यू नहीं लगा देनी ना, अब कॉस्ट जो बनाया वो कॉस्ट। वैल्यू तो होती है स्टॉक की इन्वेंट्री की, जो पीरियड एंड पे मेजर की जाती है। पिछले पीरियड एंड पे कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर बैलेंस शीट में डाल दी गई। अगला साल शुरू हो गया तो अगले साल की बैलेंस शीट में वैल्यू आ रही है, कॉस्ट नहीं आ रही। लेकिन अगले साल में जब प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी तो कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तो जब साल खत्म होगा फिर बात होगी, जो यहाँ पे करने जा रहे हैं हम, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो ड्यूरिंग द ईयर तो कॉस्ट ऑफ units produced, cost of units produced during the year divided with units of opening stock plus units produced during the year. लीजिए जी, अब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट भी अवेलेबल है, ओपनिंग स्टॉक की एनआरवी भी अवेलेबल है, तो वैल्यू क्या होगी? लोअर। पिछले साल ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक का मतलब पिछले साल का क्लोजिंग। ठीक है, तो पिछले साल की क्लोजिंग है, तो पिछले साल जब क्लोजिंग बना था उसकी कॉस्ट क्या थी, उसकी एनआरवी क्या थी? तो पिछले साल भी लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे आया होगा ना, मतलब 70 पे, तो 70,000 प्लस कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 4 लाख, ये है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस 4 लाख, डिवाइडेड विद यूनिट्स इन हैंड 10,000 प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 50,000। तो जनाब बोलिए यहाँ से एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 7.83 रुपीज पर यूनिट। ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ठीक है जी, तो जनाब अब यहाँ से हम 4700 पे मल्टीप्लाई करें। मैं वर्किंग वन यहाँ की बजाय ना यहाँ पे लिख देता हूँ 4700 एट द रेट ऑफ 7.83, वर्किंग वन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और ये जी 300 एट द रेट ऑफ 7.83। कॉस्ट बताइए 36,801,2349। लीजिए जी, ये आ गई कॉस्ट, गुड यूनिट्स की कॉस्ट और डैमेज यूनिट्स की कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट हमारे पास आ गई। प्रेजेंटेशन, आप रेट यहाँ पे लिखिए, रेट यहाँ पे लिखिए, या वर्किंग यहीं पे जरा देखो पर वैल्यू ले जाइए, मैटर नहीं करता। बस एग्जामिनर को नजर आना चाहिए कि आपने वैल्यूज कहाँ से हासिल की। वर्किंग रेफर होनी चाहिए कि भाई इस वर्किंग से हमने वैल्यू हासिल की, और जहाँ वर्किंग नहीं है, वर्किंग है या नहीं है, वैल्यूज नजर आनी चाहिए कैसे हासिल की गई हैं। तो ये
फिर हमारे पास आ गई कॉस्ट। Yes, sir. अब हम चलते हैं एनआरवी की तरफ। एनआरवी क्या होती है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट द सेल। अब हमारे पास एनआरवी हमें अलग-अलग करनी पड़ेगी, गुड यूनिट्स की और डैमेज यूनिट्स की। चलिए जी, हम एनआरवी निकालते हैं। एनआरवी के लिए हम वर्किंग टू बनाते हैं। वर्किंग टू एनआरवी। मैं यहाँ पे ही दो कॉलम बना लेता हूँ, एक गुड यूनिट्स और एक डैमेज यूनिट्स। एनआरवी गुड यूनिट्स की बात करूं तो जो मुझे नजर आ रही है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। उसने कहा है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, मतलब यूनिट बेचते हो तो उस पे खर्चा लगता है बेचने पे, तो ये आपकी एनआरवी की कैलकुलेशन में लेस होगी, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। अच्छा, लेकिन जो डैमेज यूनिट्स हैं उन पे इसके अलावा भी खर्चा लगना है। कौन सा? ये वाला रिपेयर, इन पे रिपेयर का खर्चा भी लगना है, रिपेयर कॉस्ट। तो हम यहाँ से एनआरवी पर यूनिट ले आएंगे, एनआरवी पर यूनिट लाएंगे और एनआरवी पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनआरवी बन जाएगी, जिससे हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी, हम अब एनआरवी पर यूनिट बना लेते हैं। तो जी सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है? 10। ये वैल्यू हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। क्वेश्चन में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कभी दी जाती है, हमें पता होना चाहिए हमें चाहिए क्या। अच्छा, क्वेश्चन में बेटा एक सवालों को करते हुए ना एक जो चीज़ आपको सीखनी है कि आपको हर सवाल के असूल पता हो, आपको पता हो इन सवालों को हल करने के लिए हमें क्या वैल्यूज चाहिए, जो वैल्यूज चाहिए उनको पिक करो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि भाई एनआरवी में मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, तो भाई सेलिंग प्राइस उठा लो यहाँ से आके। हमारे बच्चों में एक टेंडेंसी होती है, ये जिसको हमने अवॉइड करना है। मैंने उनको कहा कि आपने रिक्वायरमेंट से समझा कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए और जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो निकाल लो सवाल से। लेकिन हमारा बच्चा क्या करता है, वो रिक्वायरमेंट पे तवज्जो कम देता है, सवाल के डाटा पे तवज्जो ज्यादा देता है और हर सवाल में अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बारे में सोचता रहता है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। जैसे वो यहाँ पे पहुंचेगा बच्चा, कोई एवरेज फंस जाएगा, इसका क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करना होगा ना एग्जामिनर ने दिया तो। भाई हर चीज का कुछ ना कुछ करना नहीं होता। यहाँ पे जो अवेलेबल है उसके बारे में सोचना कम है, सोचना है हमें जो रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए चाहिए क्या। हमें एनआरवी डिटरमिन करनी है, तो एनआरवी कैसे आती है? हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, हमें कॉस्ट टू सेल चाहिए और इस केस में हमें रिपेयर ऑफ डैमेज यूनिट्स चाहिए। सो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां से ढूंढ लो, उसके अलावा कुछ पड़ी है उसको एक लम्हा देखो जरूर, लेकिन ज़हन में सोचते हुए मुझे चाहिए क्या, तो उसमें तो ये इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, छोड़ो पड़े आगे चलो। तो हमें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत यहाँ पे नहीं है कि बाजार से प्रोडक्ट ए कितने की मिलती है, उससे मेरा क्या लेने देना। मैं तो खुद ये बनाता हूँ भाई, मैं ये मार्केट से क्यों खरीदूंगा, ठीक है, मैं तो ये बना के बेचता हूँ, ठीक है। तो ये जनाब डाटा हमारा चलेगा यहाँ से। तो सेलिंग प्राइस क्या है? ए की सेलिंग प्राइस है 10, तो 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे। रिपेयर कॉस्ट है 3 डैमेज के लिए, यहाँ पे बिल्कुल कोई रिपेयर कॉस्ट नहीं लग रही, ठीक हो। अब आ गई आपकी सेलिंग कॉस्ट। अब हमें यहाँ पे जो सेलिंग कॉस्ट वेरिएबल दी गई है वो है 60,000। क्या ये पर यूनिट है? मैं तो डाटा पर यूनिट लेके चल रहा हूँ, तो मुझे तो पर यूनिट चाहिए पहली बात। सेलिंग कॉस्ट टोटल दी गई है, पर यूनिट कैसे बना है? डिवाइड विद यूनिट्स सोल्ड, यूनिट सोल्ड। ये पिछले साल का डाटा है, तो पिछले साल जितने यूनिट बेचे उनसे डिवाइड कर दें। हमें गिवन नहीं है बट हम निकाल लेंगे। हमें ओपनिंग स्टॉक पता है, हमें प्रोडक्शन पता है, हमें क्लोजिंग स्टॉक पता है, तो यूनिट सोल्ड कैसे निकलते हैं? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, यूनिट सोल्ड निकला है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर देंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाती है। इसके लिए मैं एक और वर्किंग यहाँ पे से वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट वर्किंग 2.1 में बनाता हूँ जी। यहाँ पे मैं वर्किंग 2.1 बनाता हूँ। ऑलवेज रेफर योर वर्किंग। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पे आ गए, एक गाइडलाइन जरा समझ लीजिए बेटा। एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं? एक ही पार्ट है, इसमें तो ABC नहीं है।
एग्जामिनेशन में चूंकि आप मैनुअल काफ़ी बच्चे पहली दफ़ा देने जा रहे होंगे, यू शुड रिमेंबर हर क्वेश्चन का हर पार्ट नए पेज पे होता है। एक क्वेश्चन का एक पार्ट है तो एक पेज से शुरू होगा, वो एक पेज पे खत्म हो, दो पे खत्म हो, जितने पे मर्जी जाए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब भी नया पार्ट शुरू करना है नए पेज से, ये पहला असूल। और दूसरा असूल, वर्किंग हमेशा अलहदा पेज पे। वर्किंग कभी भी आंसर के नीचे नहीं करना शुरू कर देते। आंसर बेशक आपका 6 लाइनों में खत्म हो जाना है, वर्किंग शुड बी ऑन द नेक्स्ट पेज। वर्किंग हम सेम पेज पे नहीं करते, तो हर पार्ट नए पेज पे और वर्किंग डिफरेंट पेज पे, आंसर वाले पेज पे नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाहिर बात है सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं आई कीप ऑन रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन। अच्छा जी, तो अब हमें एक वर्किंग बनानी है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट के लिए। तो मेरी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या है? इस केस में 60,000 डिवाइडेड विद यूनिट सोल्ड। 60,000 थी मेरी साल की कॉस्ट, यूनिट सोल्ड मेरे हैं ओपनिंग स्टॉक 10,000 प्लस प्रोडक्शन 50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 5,000, रुपीज 55 पर यूनिट। ये हमारी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है। 1.09। ये जी मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब यहाँ पे आपकी अटेंशन चाहिए ज़रा, एक और कॉन्सेप्ट जो यकीनन आई बिलीव आपने, क्योंकि इन्वेंटरी वैल्यूएशन पहले पढ़ा हुआ है, ये पॉइंट आपको पहले तो जो दिलाई गई होगी, लेकिन अगर नहीं दिलाई गई तो रजिस्टर कीजिएगा। हमारा साल कब खत्म हुआ है? 31 दिसंबर को, और ये पिछले साल का डाटा है। पिछले साल में हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या था, पिछले साल में कितने यूनिट्स बनाए, पिछले साल में कितने बेचे, पिछले साल में उनका बेचने का सेलिंग का खर्चा क्या आया, पिछले साल में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक क्या बच गया 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर गुजरने के बाद ही काउंट बनता है ना। 31 दिसंबर की रात को 12 बजे के बाद ही काउंट बनने शुरू होंगे ना, शायद 1 दिसंबर को काउंट, 1 जनवरी को काउंट बनने हैं शायद, इफ नॉट लेटर, बट 31 दिसंबर खत्म होगी तो काउंट बनने शुरू होंगे ना, साल खत्म होगा तो काउंट बनेंगे। अच्छा, अब मुझे बताइए NRV की डेफिनेशन। एक बच्चा हाथ खड़ा करके बताया NRV क्या होती है? बिल्कुल ठीक हो गया जी। बाय डेफिनेशन एस्टिमेटिंग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। What is the underlying concept behind using NRV in inventory valuation? Not to overstate the inventory। ठीक हो गया। हम बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट क्या करें भाई, इन्वेंट्री बनाने में कॉस्ट लगी कितनी, और इन्वेंट्री को बेचेंगे तो उसका बेच के पैसे कितने मिलते हैं। इन दोनों में से जो कम है उस पर बैलेंस शीट में रखो। अब तो सुनिएगा, जो इन्वेंट्री बेचेंगे क्या वो 31 दिसंबर से पहले बेचेंगे बाद में बेचेंगे? बाद। तो इसलिए जब NRV जो ली जाती है वो फ्यूचर के डाटा पे बेस की जाती है, NRV पास के डाटा पे बेस नहीं की जाती। अच्छा, यहाँ पे उसने प्राइस के बारे में कोई बताया ही नहीं, ये पिछले साल की अगले साल की। लेकिन अगर बताता कि 2013 की प्राइस है और 2014 में प्राइस 1 रुपया ज्यादा होगी तो हम कौन सी लेते हैं, 13 की 14 की? 14 की, क्योंकि NRV फ्यूचर में बात करते हैं। 31 से 13 तो गुजर चुका, ये सॉरी 3 तो गुजर चुका, तो NRV हम ले रहे हैं भाई 31 दिसंबर को खड़े होकर हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में अगर बेचेंगे, फ्यूचर का मतलब अगला साल, तो हमें कितना पैसा मिलेगा। सिमिलरली ये खर्चा है पिछले साल का, बट हमने तो बेचना है अगले साल में, तो हमें जो खर्चा यहाँ पे लेस करना है वो खर्चा भी लेना है अगले साल का। अगर बदल रहा है तो बदल रहा है भाई, अगले साल खर्चा बदल रहा है। NRV हमेशा फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। तो फ्यूचर में अगर प्राइस बदल जाएगी तो हम रिवाइज प्राइस लेंगे, फ्यूचर में अगर कोई खर्चा बदल रहा है तो हम रिवाइज खर्चा लेंगे। ये पास्ट की प्राइस है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि फ्यूचर में बदलेगी, तो हमने समझा कि सेम रहेगी। ये पास्ट की इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमें बता दिया गया फ्यूचर में बढ़ जाएगी, तो वी मस्ट टेक इट टू अकाउंट। हमने ये लेनी है, ये जो है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लास्ट ईयर की है, ये लास्ट ईयर की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो हमारे लिए जो रेलेवेंट वेरिएबल यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी, जो रेलेवेंट कॉस्ट आएगी हमारे लिए, तो विद 10% इंक्रीज इट विल बी 10% इंक्रीज डालने के लिए क्या करते हैं, 1.09 को
1.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मैथमेटिक्स 1.19 दो डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है ना 1.2 ठीक है जी। ये हमारे पास कॉस्ट आ गई, ये इधर भी आएगी और ये इधर भी आएगी। तो जनाब बताइए यहाँ पे आया 8.8, यहाँ पे आया 5.8। तो लीजिए जी, हमने कहा हम वर्किंग 2 से NRV ला रहे हैं और वर्किंग 2 से ये हम NRV यूज करते हैं। तो 8.8 को मल्टीप्लाई कीजिए 4700 से 4360 और 5.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से 1740। इधर कॉस्ट है 36801, इधर NRV है 1740। सम करेंगे 541। ये जी हमारी ए की वैल्यू, इन्वेंट्री ए की वैल्यू। हमने गुड यूनिट से अलहदा, डैमेज यूनिट से अलहदा वैल्यू करने हैं। हमने इन दोनों की कॉस्ट निकाली, दोनों की NRV निकाली और फिर दोनों पे लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV का असूल लगाते हुए हमने वैल्यू ऑफ ए मैयर की। जी एनी क्वेश्चन? आंसर ठीक है, हमने किताब में ठीक लिखा आंसर, हमारा आंसर उससे मैच कर गया। राउंडिंग ऑफ फर्क लग रहा है, राउंडिंग ऑफ का फर्क है शायद। यहाँ पे जो हमने 1.2 लिया वहाँ पे 2 डेसिमल 3 डेसिमल पे गया होगा, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, आंसर इज ठीक। 16 रुपए का राउंडिंग ऑफ फर्क आ रहा है, वी कैन इग्नोर दैट। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब आपने एक काम करना है, बी बिल्कुल वेटेड एवरेज है, सेम वर्किंग रिपीट होनी है डिफरेंट वैल्यूज के साथ, ठीक है। तो वी की वर्किंग आप बनाएंगे, फिर सी में मैं आपको फिर साथ लेके चलूंगा कि सी में 5 आ जाना ना। तो ये तो भाई जो एफ को हमने लगाया आप समझे, यही वर्किंग नेक्स्ट पेज पे या लोअर हाफ ऑफ द पेज पे आपने प्रोडक्ट बी के लिए रिपीट करनी है। उसी तरह जैसा मैंने ए की हेडिंग दी, वर्किंग बनाई है, आप बी की हेडिंग दे के दोबारा वर्किंग ये बनाएंगे और जो चीज़ समझना है मुझसे पूछेंगे। और बेटा क्लास में जो काम दिया जाए उसको ज़रूर किया कीजिए। रिपीट करना है अपने प्रोसेस विद द वैल्यूज फ्रॉम प्रोडक्ट बी। चीज़ बेटा, चूंकि हम एग्जाम की तरफ चल रहे हैं तो एग्जाम की जो बातें साथ साथ सीखते जाइए। टेबुलर वर्किंग हमें जब भी एग्जाम में देनी होती है वी मस्ट यूज रूलर, और
हम एग्जाम में जाके पहली दफ़ा रूलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम हैबिट बना लें कि हम क्लास से ही घर पे ही जो भी सवाल किया करें रूलर हमारे पास हो। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों के पास रूलर पड़ा हुआ है जिन पर नहीं है, वो एक छोटा सा स्केल लेके अपने रजिस्टर में हिस्सा बना लें। जैसे पेन आपके रजिस्टर का हिस्सा होता है, उसके बगैर क्लास नहीं होती, तो जेब में रखिए, रूलर भी साथ कैरी कीजिए ताकि आपको फॉर्मेट ड्रॉ करके नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन की आदत पड़े, बिकॉज प्रेजेंटेशन की नीटनेस इज इम्पॉर्टेंट। इन्फॉर्मेशन अगर हम लेके चल रहे हैं तो मुझे बी की जरा कॉस्ट पर यूनिट बताएंगे क्या आ रही है? 9 पॉइंट डिफरेंट वाले आ रही 9.46 9.46 से डिफरेंट वाले लोग कौन है? कुछ लोग डिफरेंट बोल रहे हैं। आपने बेटा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का असूल लगाया? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी ये गलती तो नहीं कर रहे थे क्या? हाँ, इसके बाद 1,20,000 नहीं लगाना, हमने 1,10,000 देना। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी आपको मैंने इतनी तवज्जो आगे यहाँ से काम शुरू किया था। कॉस्ट नहीं लिखा, वैल्यू लिखा, क्यों लिखा? इतनी बड़ी तकरीर की थी, किसी वजह से की थी भाई। तो फिर क्या फैसला हुआ? 9.46 इज कॉस्ट पर यूनिट। एनआरवी कैलकुलेट करनी है तो मुझे एनआरवी भी बताइएगा जरा, फिर फाइनल सिर्फ मैं वैल्यूज लूंगा आपसे। कॉस्ट पर यूनिट आ गई, एनआरवी पर यूनिट गुड यूनिट्स की क्या है और डैमेज यूनिट्स की क्या है, और फिर उसके बाद मैं आपसे वैल्यू लूंगा क्या आ रही है गुड यूनिट्स की, बैड यूनिट्स की, एंड देन टोटल। ये मैं ग्रीन से बी की जो रेलेवेंट वैल्यूज हैं वो आपसे पिक कर रहा हूं। जी बेटा, किसी जगह कोई दिक्कत हो पूछिएगा, यू कैन रेज योर हैंड एंड कम, आई कैन कम टू योर सीट। जी बेटा, 1,10,000 जमा 6 लाख डिवाइडेड विद 15,000 प्लस 60,000 तो 8 आया। दिखाओ जरा मेरे सामने, कैलकुलेट करो जरा, करो जरा, दोबारा करो। 1,10,000 प्लस 6 लाख, ठीक है, आगे चलो, डिवाइड विद क्या हो गया? कैलकुलेटर नहीं हो रहा जी बेटा। ये 50,000 कहाँ से उठाया आपने? हमने यूनिट्स बी के लेने हैं भाई, ए के नहीं लेना। हम बी के यूनिट्स लेंगे भाई, ए के नहीं ले रहे। बी के यूनिट्स 60,000 है, 50,000 नहीं है। अब ये बहुत ही मैं कहूँगा इसको हम कहते हैं ना कि अनफोर्स्ड एरर्स टाइप की मिस्टेक्स है कि हम वैल्यू गलत उठा लें, ए की जगह बी का यूनिट डाल दें, बी की जगह ए की यूनिट डाल दें, हाई की जगह लो उठा लें, लो की जगह हाई उठा लें। तो ये बड़ी अनफोर्स एरर टाइप की चीज़ें होती हैं। तो काइंडली अगर आप अपना फोकस बढ़ाएंगे तो ये चीज़ें आप इस तरह की बहुत ही बेसिक किस्म की एरर से बच पाएंगे। तो 9.46 पे कंसेंसस आ गया सबका? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो अभी भी पूछ सकते हैं, बट मेक श्योर जो वैल्यूज हम यहाँ पे एग्री करें सब उस पे एग्री हों। अच्छा जी, एनआरवी मुझे बताइए, गुड यूनिट्स की एनआरवी क्या आ रही है? कर रहे हैं, कीजिए जी। गुड यूनिट्स की एनआरवी मुझे चाहिए 10.65। चलें जी, जिन्होंने किया बताएं। और डैमेज की 8.65। जी, ये हमारे पास एनआरवी आ गई है पर यूनिट गुड यूनिट्स और डैमेज यूनिट्स की 8.65, डैमेज की है 10.65, गुड की है। अब आपने कॉस्ट गुड यूनिट्स की लेनी है, एनआरवी गुड यूनिट्स की लेनी है, कॉस्ट
डैमेज यूनिट्स की लेनी है, एनआरवी डैमेज यूनिट्स की लेनी है। आपके टोटल यूनिट्स इन्वेंट्री के 10,000 में से 600 डैमेज हैं, तो गुड कितने हुए? 9400। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो 9400 की कॉस्ट और एनआरवी और 600 की कॉस्ट और एनआरवी, इनको हम कंपेयर करेंगे। जी कॉस्ट और एनआरवी लोअर करें तो गुड यूनिट्स की वैल्यू क्या आ रही है? 88,924 और डैमेज यूनिट्स की कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर 51,980। बेटा एक और असूल सीख लीजिए, जब एक था राउंड ऑफ करके यहाँ वैल्यूज लिख लिया ना, फिर इन वैल्यूज को लेके आगे चलिए। ये 8.65 लिखा गया ना, फिर 8.65 को आपने मल्टीप्लाई करना है 600 से। फिर वो जो फ्रैक्शंस हैं उनको नहीं साथ लेके चलना। राउंड ऑफ करके जब पेपर्स पे ले आते हैं तो मेक इट ए हैबिट कि फिर उसी को फिर लेके आगे चलना है। तो उसको लेके आगे चले तो 5190 टोटल कीजिए 1114 और हम अगर आंसर से देखा तो लगभग राउंडिंग ऑफ फर्क के साथ मिल गया, क्योंकि हमने आंसर में ना वो राउंडिंग ऑफ हमने की नहीं हुई। आंसर में हमने राउंडिंग ऑफ नहीं की हुई, इसलिए वहां पे कुछ फ्रैक्शंस डिफरेंट आ रही हैं। क्योंकि आंसर में प्रेजेंटेशन में हमने फैक्टर्स को लेके वैल्यूज निकाली हुई हैं। फैक्टर्स को लेके वैल्यूज निकालने में फर्क रह जाता है, राउंडिंग ऑफ नहीं होती। तो राउंडिंग ऑफ कर देंगे वैल्यूज बदल जाती हैं, राउंडिंग ऑफ ना की हो वैल्यूज फर्क होती हैं। दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, दोनों चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन आपकी प्रिसाइज वैल्यूज को देख के आपको मार्क नहीं देता, आपकी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन को देख के मार्क दे रहा है। और राउंडिंग ऑफ की वजह से वैल्यूज में कुछ ऊंच नीच हो जाए, दैट इज एन एरर। जी भाई बेटा जमा स्कीम तो ठीक कर रहा है, 8.65 आता है, तूने 64 क्यों लिखा हुआ है? तेरे लिखने से नजर आ रहा है, मुझे देख के नजर आ रहा है। 35 पैसे निकाले तो 65 बचेगा या 64 बचेंगे? कैलकुलेटर सवाल नहीं कर रहा, दिमाग इधर भी यही लाता है। जी बेटा कोई सवाल पूछ रहे थे आप? तो बढ़ा देंगे भाई, आगे बताया जाए अगले साल सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगी, तो अगले साल की प्राइस लेनी है, ये तो मैंने पहले बता दिया। बेटा कॉस्ट तो पिछले साल कॉस्ट तो होती है जो लगी, जो इनकर हो चुकी, वो तो नहीं बदलेगी ना भाई। हम तो एनआरवी की बात कर रहे हैं। बेसिक असूल पहले समझ लिया करो। बेसिक असूल क्या है कि एनआरवी कैलकुलेशन में जो भी डाटा यूज होना है वो फ्यूचर का होना चाहिए, क्योंकि एनआरवी है क्या कि अगर हम ये बेचें तो कितने पैसे मिलेंगे, बेचें तो फ्यूचर में बेचने की बात हो रही है ना भाई। तो हमें सारी चीजें फ्यूचर की लेनी है। हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज अवेलेबल है, उसने सिर्फ एक वैल्यू के बारे में बताया ये फ्यूचर में बदलेगी, दूसरे के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो जिसका जिक्र नहीं है हम समझेंगे ये नहीं बदलेगी, जिसका जिक्र है उसको अपडेट कर लेंगे, क्योंकि अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है कि एनआरवी में फ्यूचर की वैल्यूज दी जाती हैं। ये असूल आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन में फ्यूचर की वैल्यूज दी हुई है तो ले लो, नहीं दी हुई तो आप अज्यूम करोगे जो पिछली थी वही अगले साल भी चल रही है। तो वैल्यू आ गई हमारी, अभी लोग कुछ कर ही जा रहे हैं काम, या वो सी पे काम शुरू कर दिया अगलों ने, अभी बी चल रही है। चले जी फटाफट कंप्लीट करें, फिर उसके बाद हमने सी पे बात करनी है। अगेन किसी बच्चे को दिक्कत गाइडेंस चाहिए पूछिए जी बेटा। बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड और यूनिट सोल्ड से मैंने डिवाइड किया टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, यूनिट सोल्ड से डिवाइड किया। और यूनिट सोल्ड कैसे आए हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक हो गया? बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस इसके अलावा कोई सेलिंग एक्सपेंसेस है सवाल में? अगर इसके अलावा होते तो देख लेते, लेकिन हमें तो भी उसने कहा सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और हमारे पास एक ही सेलिंग एक्सपेंसेस है, बात खत्म हो गई। ठीक है, कोई और कहानी होती है तो फिर हम देखते हैं क्या उसका रिलेशनशिप है नहीं है, लेकिन फिलहाल इट इज़ वेरी क्लियर कि भाई सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ना है और ये है सेलिंग एक्सपेंसेस, इन्होंने बढ़ना है।
ऐसे जी बेटा, इसके बाद जो आपने किया वो 10% इंक्रीज वो बेटा ये आप 2 की बात कर रहे हो, बी की बात कर रहे हो बेटा? वो उसने लिखा हुआ है वहाँ पे ना, आखिरी जुमला जस्ट अबव रिक्वायरमेंट क्या है कि कंपनी एस्टिमेट दैट सेलिंग एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 10% इन जनवरी। इसको मल्टीप्लाई 10% 1.1 10% से बढ़ना है ना, 10% इसमें ऐड करना है, तो किसी वैल्यू में 10% ऐड करना हो तो 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, या 110% से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 10% इसका 10% ऐड करना है, तो इससे ज़्यादा वैल्यू जाएगी। 10% लोगे तो वो तो इसका 10% आ जाएगा, हमने इससे 10% ऐड करना। ये पिछले साल का खर्चा था, अगले साल इससे 10% ज़्यादा लगेगा ना। पिछले साल 100 लगा था तो अगले साल 110 लगना है भाई, सिंपल सी बात है। तो ये 100 है तो 110 क्या है, 110% ले लो इसका, या 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, या 110% ले लो, एक ही बात है। जी भाई, एनआरवी पर यूनिट निकल आई ना भाई। अब इन यूनिट्स की एनआरवी लिख लो, यहाँ पे इन यूनिट्स की एनआरवी लिख लो, ये 1 यूनिट की है तो इंटू 9400 की एनआरवी क्या होगी, ये 1 यूनिट की है इंटू 600 की एनआरवी क्या होगी। फिर जो लोअर है उसको आगे ले जाओ। जी बेटा, 110% से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं ये पिछले साल की है जो ख़त्म हो गया, हमें अगले साल का डाटा चाहिए, 10% इजाफा हो जाएगा। जी जनाब, कहीं ख़त्म हो गया काम के भी जारी है? हो गया। किसी स्टूडेंट को भी अगर कोई हेल्प चाहिए अभी तो पूछिए। अच्छा जी, अब हम काम करेंगे सी पे। फर्क सिर्फ एक है कि यहाँ पे कॉस्टिंग होनी है FIFO से। मोरलेस वर्किंग हमारी सेम ही रहनी है, थोड़ी सी वर्किंग आएगी, उसको मैं एक तरह का बोर्ड पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपके सामने, ताकि किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत रही तो सिमिलर वर्किंग है स्वाय एक कैलकुलेशन के, हमारी सिर्फ एक कैलकुलेशन बदलेगी। और ये भी हम इसी अंदाज में चलेंगे कि मैं सी आपके सामने सॉल्व करूंगा और डी अगेन वो भी FIFO पे है, वो आप खुद मैनेज करेंगे। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री आइटम सी की। सी में टोटल इन्वेंट्री है 15,000, क्लोजिंग स्टॉक जिसकी में वैल्यू लेनी है 800 डैमेज है, इसका मतलब 14,200 गुड है, 800 डैमेज। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो यूनिट्स पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं सबसे पहले आपने वो बेच दी हैं। और इसका दूसरा मतलब है कि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स पड़े हुए हैं वो करंट प्रोडक्शन से पड़े हुए हैं, वो हमारे पास करंट प्रोडक्शन से पड़े हुए हैं। तो इस केस में जो हम कॉस्ट पर यूनिट लेते हैं वो होती है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड विद यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसको मैं फर्दर एक्सटेंड कर देता हूँ क्लैरिटी के लिए, ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड विद यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमने अब यहाँ पे एवरेजिंग नहीं करनी, FIFO है, FIFO में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोडक्शन हुई है उस पर वैल्यू होनी है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पिछले साल में जो यूनिट बने थे वो सबसे पहले इस्तेमाल हो चुके हैं। हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं वो हमारे सबसे एंड में जो यूनिट बने हैं वो पड़े हुए हैं और वो हमारी करंट प्रोडक्शन पे वैल्यू होंगे। तो हमारे पास 8,25,000 कॉस्ट है, डिवाइड विद यूनिट्स 75,000 है, तो कॉस्ट जी 11 पर यूनिट, ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई जनाब। तो इसको लेके हम यहाँ पे 11 वर्किंग
वर्किंग 1 से एट 11 वर्किंग 1 से हम कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स ले सकते हैं 156 8800। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। अच्छा बेटा, हम FIFO पे चल रहे हैं। FIFO में हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी कॉस्ट हमारी मोस्ट रिसेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पे जाएगी। मोस्ट रिसेंट इस केस में जो हमने पिछले साल बनाए। हमारे पास FIFO ज्यूम करते हैं कि ये यूनिट्स जो उससे पिछले साल 20x2 के बने हुए थे, सबसे पहले ये बेच दिए हमने, फिर हमने ये यूनिट बेचने शुरू किए, और ये जो हमारे पास एंड में 15,000 बचे हैं ये इनमें से बचे हुए हैं। तो हमने इनकी कॉस्ट देखी, इनको बनाने में हमारी एवरेज कॉस्ट क्या है, और इसको हमने 15,000 पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, FIFO कहता है कि जो यूनिट्स आपके पास बचे हुए हैं वो आपके पास आखिरी प्रोडक्शन में से बचे हुए हैं। तो आखिरी प्रोडक्शन ये 75,000 की है। हमें डेट वाइज नहीं दिया गया, एक ही लॉट दी गई, हमने उससे उठा लिया। अगर हमें डेट वाइज देता तो आखिरी 15,000 उठाते हैं हम। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिएगा, हमें कह सकता था कि हमने 60,000 बनाए थे जुलाई में और हमने 15,000 बनाए हैं दिसंबर में। जो 60,000 बनाए थे उनकी कॉस्ट थी 12 रुपए, जो 15,000 बनाए हैं उनकी कॉस्ट है 11 रुपए। तो हमने आखिरी की कॉस्ट लेनी है 11 रुपए। आखिरी जो यूनिट बने हैं वो हमने 15, हमें उनकी कॉस्ट चाहिए। इस केस में तो सारे इकट्ठे 75,000 दिए हैं ना, लेकिन वो उसको टुकड़ों में भी कर सकता था। हमने इतने टुकड़ों में बनाए हैं तो टुकड़ों में बनाता तो हम आखिरी 15,000 उठाते हैं। FIFO में कंसेप्ट है कि आखिरी जो यूनिट्स बने थे या आखिरी जो यूनिट्स खरीदे थे वो स्टॉक में पड़े हुए हैं। तो हमारे पास 75,000 आखिरी लॉट आई थी, हमने इस 75 में से 15 जो पड़े हुए वो लेने हैं। तो ये 75 की कॉस्ट पर यूनिट है, इस पे ही हमने इन क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट मेजर करनी है। फिर हम वर्किंग 2 NRV की बनाएंगे उसी अंदाज में गुड यूनिट्स और डैमेज यूनिट्स की, जैसे हमने पहले बात की थी। बिल्कुल वही वर्किंग है। यहाँ पे हम लेंगे इनकी सेलिंग प्राइस, इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस और रिपेयर कॉस्ट। सी की प्राइस क्या है 12 रुपए। तो भाई इधर भी 12 है, इधर भी 12 है। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पे काम करेंगे। डैमेज यूनिट की रिपेयर का खर्चा 2.5, तो जनाब यहाँ पे डैमेज 2.5 भी लेस करेंगे, इधर कोई खर्चा नहीं है ऐसा। और यहाँ से हम NRV पर यूनिट मेजर कर रहे होंगे। अब हमें सिर्फ इसकी वर्किंग बनानी है, उसके लिए हमने कहा था वर्किंग 2.1 बनाते हैं। वर्किंग 2.1 में हम पहले कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट लास्ट ईयर का, क्योंकि अब हमें पता है कि भाई लास्ट ईयर कुछ और था, अगले साल 10% ज्यादा होना है। ठीक है, लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल खर्चा हुआ 90,000 और यूनिट सोल्ड कितने हैं, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। ठीक हो गया। सो 90,000 हमारा खर्चा था पिछले साल का, यूनिट प्रोड्यूस्ड हैं 15,000 जमा 75,000 माइनस 20,000 जी, माई मिस्टेक, ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, 20,000 जमा 75,000 माइनस 15,000। तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के क्या है 1.125, ये लास्ट ईयर का है। तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट विद 10% इंक्रीज 1.125 इंटू 1.1 कर लो या 110% कर लो, इट इज 1.2375। हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 2 डेसिमल तक, दिस इज जनरली रिकमेंडेड, लेकिन आपने बोला 4 डेसिमल मैंने डाल दिए, हम एज अ प्रैक्टिस 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ करके चलते हैं। चलें कोई बात नहीं, अब हमने ये लिख दिया। तो अब इसके हिसाब से बताइए, यहाँ पे सॉरी हमने तो यहाँ पे डाला ना, तो 1.2375 1.2375 लीजिए जी। NRV 10.76 ये आगे 4 डेसिमल जा रहे थे, 2 कैसे रह गए 7625 8.2625
2625। लीजिए जी, ये एनआरवी आ गई है। अब एनआरवी मल्टीप्लाई कीजिए 14,200 से। 152 8 राउंड ऑफ कर देंगे, आगे डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। 6610। लीजिए जी, यहाँ से ये लोअर है, यहाँ से ये लोअर है जी, टोटल कीजिए 15438। लीजिए जी, ये इन्वेंट्री वैल्यू है, आंसर से टैली कर लीजिए राउंडिंग ऑफ डिफरेंस के अलावा। ठीक है, मसला तो नहीं बड़ा कुछ, ऑलमोस्ट ठीक है जी, राउंडिंग ऑफ का मसला ही नजर आ रहा है। तो ये हमारी इन्वेंट्री आइटम सी हमने डील की, और फिर आपकी बारी आ गई डी। हमने सी डील कर ली, मैंने बोर्ड पे कर दी, इसी को रेप्लिकेट कीजिए, डी बनाइए। और अगेन कोई कमी बेशी रह गई है तो पूछिए, कोई चीज समझ नहीं आती कैलकुलेशन में पूछिए, बट मेक श्योर हर कॉन्सेप्ट, हर कैलकुलेशन की लॉजिक क्लियर। जी बेटा, हाँ जी, पिछले जो ट्रीटमेंट सेम है जी बिल्कुल ट्रीटमेंट वही सेम है, जो पिछले ए में किया था वही हमने बी में किया, वही सी में किया। क्योंकि फर्क तो सिर्फ FIFO F को कह रहा है, बाकी तो कोई फर्क नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट तो सारे वही हैं। पर यूनिट क्या आती है 12 पर यूनिट। ये डी की कॉस्ट पर यूनिट आ गई जनाब। फिर इसी तरह अब डी की एनआरवी मुझसे शेयर करेंगे आप, गुड यूनिट्स की, डैमेज यूनिट्स की। 11.41 गुड यूनिट्स की है, 7.9 911, तो इधर भी 411 होगा। तीन डेसिमल है तो फिर दोनों जगह 3 डेसिमल चलेंगे। लीजिए जी, ये आपकी एनआरवी आ गई 11.411 एंड 7.911। कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग भी आपके सामने आ गई और एनआरवी पर यूनिट की वर्किंग भी आपके सामने है। सोल्यूशन है उसमें चारों प्रोडक्ट्स को एक ही टेबल में एफिशिएंटली हैंडल किया गया है, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट करने के लिए एक एक प्रोडक्ट को अलग-अलग आपसे डिस्कस किया। वैल्यू जिसने अगर वर्कआउट कर ली है तो बताएंगे जरा डी में गुड यूनिट्स की इन्वेंट्री वैल्यू क्या आ रही है 725 और डैमेज यूनिट्स की 866 सम करें तो 268591। लीजिए जी, ये डी की वैल्यूज भी आपके
सामने आ गई। सब्जेक्ट टू राउंडिंग ऑफ हमारे आंसर से थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। 268 ये राउंडिंग ऑफ का थोड़ा सा फ़र्क है, एवरीथिंग इज़ फाइन अदरवाइज। किसी स्टूडेंट को इन वैल्यूज़ तक पहुंचने में कोई दिक्कत तो पूछिए। बेटा आपकी वैल्यूज कुछ फर्क क्यों आ रही है? 7.51 आ रहा है आपका। बेटा दोबारा चेक करो ना, ये वैल्यूज ये थे ओपनिंग स्टॉक किधर है? 25 जमा यूनिट प्रोड्यूस 1 लाख क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इंटू 1.1 कर दो, ठीक है। इंटू 1.1 करो। आपने 10% ऐड नहीं करना है इसमें। जी बेटा वैल्यूज चेंज आ रही हैं। कहाँ चेंज आ रही है? सारी सही है यहाँ ये भी ठीक है, ये भी थोड़ी ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे किसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई तूने? इसको 22,500 को, बिल्कुल ठीक है। इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये आ गई। तो और इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया। इन दोनों को ऐड करें 6। बेटा इन दोनों को ऐड नहीं करना, इनमें से लोअर को आगे लेके जाना है। अच्छा ठीक है, ये लो चला गया, ये भी लोअर है, ये लो चला गया। इन दोनों को ऐड करके क्या? 614। राउंडिंग का फर्क है, पता नहीं कि बच्चे लिखने में गड़बड़ करा दी होगी, और राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, ठीक है। आपका 268,614 है, वहाँ पे 268,591 है। कोई 20-22 रुपये का फर्क है, राउंडिंग ऑफ का फर्क है, कोई इशू नहीं है। क्या 256 आ रहा है बेटा? 25674। हाँ बेटा राउंडिंग ऑफ फर्क लग रहा है शायद, मुझे लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आप नहीं, मुझे लग रहा है शायद किसी बच्चे ने एक पर कैलकुलेट दिखाइए 11.411 को मल्टीप्लाई करें हम जब 22,500 से, तो ये तो कैलकुलेटर जीव जबान बोलता है, इसको ठीक करो। 256,748 आता है। तो जो मुझे वैल्यू लिखवाई की है वो ठीक नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, दोबारा तवज्जो से कीजिएगा। मैंने आपसे कहा था जब आप यहाँ पे एक वैल्यू लिख लेते हो तो इस वैल्यू को नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपने। 11.411 इंटू 22,500 करना है। जब ये करोगे तो वैल्यू आपकी बन रही है 748। और इसी तरह इस केस में आपने 7.911 इंटू 1500 करना है, ये ठीक है। 67 है। अब आप सम कीजिए 615। तो फिगर्स जब आप लिख लेते हैं तो फिर उस लिखी हुई फिगर को लेके आगे चलते हैं। जी एनी क्वेश्चन? इन्वेंट्री वैल्यू
वैल्यूएशन के ऊपर एक सवाल जिसमें हमसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मांगी गई विच शुड बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 15 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, काफी पुराना क्वेश्चन 2010 का जी, लेकिन इट्स अ गुड क्वेश्चन। आपको वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन एनआरवी में एक ये डायमेंशन मुझे लगता है शायद मिसिंग थी कि एनआरवी में हम फ्यूचर के डाटा को लेकर चलते हैं, तो ये भी आपकी एक ऐड हो गई। ये आपने अकाउंटिंग में इस एस्पेक्ट को देखा हुआ था कि फ्यूचर प्राइस कुछ यस कुछ नो अप्लाई नहीं किया था, बात हुई थी अप्लाई नहीं हुआ था, तो अब यहाँ पे चले आपने थोड़ा सा अप्लाई भी कर लिया, लेकिन असल चीज जहन में रखिए, बेशक अप्लाई ना किया हो, कॉन्सेप्ट जहन में होना चाहिए, और अगर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आए तो वो कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो जाता है आपका। अगर इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे उसने दे दिया भाई अगले साल ये चीज बदल रही है, तो आपके जहन में फौरन ट्रिगर होना चाहिए, अगले साल की इन्फॉर्मेशन आ गई तो एनआरबी तो होती है अगले साल की है जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हमारा अगला सवाल अगेन टाइम हमारे पास नहीं है, इसको मैं कल ही हम बात करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इसमें हमसे कहा क्या गया है, रिक्वायरमेंट सिर्फ पढ़ लीजिए। पार्ट ए, रिकंसाइल द फिजिकल इन्वेंट्री बैलेंस विद द बैलेंसेस एज पर बुक। रिकंसिलिएशन क्या होती है? व्हाट इज रिकंसिलिएशन? आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोई पढ़ी भी है ना? कौन सी वाली? बैंक रिकंसिलिएशन। तो आप मुझे बताओ रिकंसिलिएशन क्या होती है? रिकंसिलिएशन से मुराद है दो डिफरेंट सोर्सेस से अगर इंफॉर्मेशन मिले तो उन दोनों एक ही चीज की इंफॉर्मेशन दो सोर्सेस से आई है, उनको मिलाना आपस में, उनमें डिफरेंसेस की रीजंस ढूंढना, डिफरेंसेस की मदद से उन दोनों वैल्यूज को मिलाना, ये रिकंसिलिएशन है। जैसे आपके बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, इसकी एक इंफॉर्मेशन आपको मिली अपने लेजर से। बैंक में कितने पैसे पड़े, एक इंफॉर्मेशन मिली लेजर से। बैंक के कितने पैसे पड़े, एक इंफॉर्मेशन मिली बैंक स्टेटमेंट से। अब एक ही चीज के बारे में दो इंफॉर्मेशन आ गई और दोनों डिफरेंट है, तो फिर रिकंसिलिएशन बनाई जाती है कि भाई एक ही आइटम की दो डिफरेंट जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है और वो डिफरेंट है, तो इस डिफरेंस की वजह क्या है, ताकि हम उस वजह को ट्रेस करके इन दोनों वैल्यूज को आपस में मिला सकें। हाँ, ये दोनों वैल्यू मिलती हैं आपस में, सेम नहीं है बट थ्रू डिफरेंसेस मिलती हैं। यही हम बैंक रिकंसिलिएशन में करते थे ना कि भाई ये बैलेंस एज पर से शुरू किया बैंक स्टेटमेंट से, या बैलेंस एज पर बुक से शुरू कर दिया, लेजर से शुरू कर दो, जहां से मर्जी शुरू करो, उसमें ये ऐड करो, ये माइनस करो, ये इधर है उधर नहीं है, इधर है उधर नहीं है, तो भाई मिल गई, पता लग गया डिफरेंस की वजह क्या। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, आपने एक टीम आई, उसने फिजिकल स्टॉक काउंट किया, फिर उसने कहा जी किताबें दिखाओ, स्टोर लेजर कार्ड, उसमें कितने यूनिट्स आ रहे हैं, डिफरेंस आ गया। अब यूनिट्स वही हैं, स्टॉक पड़ा हुआ है गोदाम में, फिजिकल रिकॉर्ड कुछ और कह रहा है, फिजिकली काउंट किया नंबर कुछ और है, स्टोर लेजर में देखा नंबर कुछ और है। अब हमें इसकी रिकंसिलिएशन बनानी है, डिफरेंस की वजह क्या है, ठीक है। तो हम कल इंशाल्लाह आएंगे, इसको पढ़ेंगे भी, रिकंसिलिएशन भी बनाएंगे, इस पे मजीद भी डिस्कशन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा सवाल है, तो कल इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।